The topic of our study today is bioenergetics. What do you mean by bioenergetics? Bioenergetic word is composed of two words, bio and energetics. हमें पता है बायो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, लिविंग बींग्स के लिए, एंड एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी transformations, that is study of energy transformation in biological system, that is living organism, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी का फ्लो क्या है, किस तरह से एनर्जी कंज्यूम हो रही है और किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स. नाउ द thing that comes in our mind is energy. What do you mean by energy? Energy is the capacity or ability to do work. हम कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, हम खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. हमें एनर्जी किस चीज के लिए चाहिए होती है, क्यों हम एनर्जी फ्लो को पढ़ते हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है और एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है. एनर्जी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी. Now, why living organisms require energy? Living organisms are like working machines. जैसे एक वर्किंग मशीन की तरह काम करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मशीन्स को चलने के लिए किसी फ्यूल की ज़रूरत होती है. जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है या डीजल की ज़रूरत होती है, कोई भी मशीनरी होती है आप उसको फ्यूल देते हो, लुब्रिकेंट देते हो. ऐसे ही हमारी बॉडी को भी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी अपनी गाड़ी चलाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी. किस चीज़ के लिए चाहिए हमें, कोई भी मैकेनिकल आप काम करते हो, कोई भी मस्कुलर काम करते हो, फॉर द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, हमारी बॉडी में जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जनरली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. तो ऐसे जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लेकिन जब हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आपको अगर ऊपर से नीचे डालनी है तो क्या होगा, आपको सिर्फ एक पुश करना है और वो चीज़ नीचे आ जाएगी. लेकिन आपको अगर वो चीज़ कोई नीचे से ऊपर लेके जानी है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको ऊपर तक चढ़ाने के लिए. इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब हाँ आपकी कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन पे ट्रांसपोर्ट करेंगे चीज़ का, उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज एनर्जी भी जो होती है हमारी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती है. काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, potential energy, light energy, chemical energy, different type of energy we have. But as we know, energy can neither be created nor be destroyed. So what law of this is first law of thermodynamics, which says about the conservation of energy, कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है. ठीक है, तो अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, सन से मिलती है. लाइफ ऑन द अर्थ इज सोलर पावर्ड, क्योंकि
हर किसी चीज को एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। सन में क्या है? लाइट एनर्जी है जो हम यूज डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसको हमें क्या करना पड़ता है? पहले लाइट एनर्जी को किसी यूजेबल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसको हम यूज करते हैं जनरली। जो आपकी फोटोसिंथेटिक एनिमल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या फोटोसिंथेटिक लिविंग बींग्स हैं, वो आपके क्या करते हैं? डायरेक्टली ट्रैप कर सकते हैं सनलाइट को। दे हैव द ओनली एबिलिटी टू यूज द सनलाइट डायरेक्टली। और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ जो फोटोसिंथेटिक लिविंग्स की हैं केमिकल एनर्जी है, जो उन्होंने खाने में खाना बनाया है सनलाइट के फॉर्म में। यू नो द इक्वेशन 6CO2 + 6H2O gives to C6H12O6। दैट इज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो आपका बनाते हैं, उस ग्लूकोज को हम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? हमारे यहाँ एनर्जी स्टोर हुई है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह हम अगर देखें, कोई अगर बॉन्ड बनता है तो हमारी एनर्जी उसमें बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, लेकिन जैसे ही कोई बॉन्ड टूटता है तो हमारी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी प्रोड्यूस भी दो तरीके से होती है, कि ऑक्सीडेशन हो आपका। ऑक्सीडेशन मीन्स, जैसे एग्जाम्पल है आपका NaDH+O2 gives to NAD+H2O प्लस ATP। ATP क्या है आपका? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज नोन एज द करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो गई है आपके पास? ATP के फॉर्म में। फॉस्फोराइलेशन, ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। जब आप फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। So what we can say about the definition of the bioenergetics. Bioenergetics is the energy flow through living systems. Yeah, bioenergetics is the quantitative study of energy transformation that occurs in living cells and the of the nature and function of the chemical processes underlying these transformation. तो बेसिकली क्या है आपकी? बायोएनर्जेटिक्स कंसर्न है विद एनर्जी इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स फाउंड इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी बायोएनर्जेटिक्स क्या हुआ कि एनर्जी फ्लो में कौन से केमिकल बॉन्ड्स टूट रहे हैं या बन रहे हैं, मेनली उनसे उन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से जो रिलेट कंसर्न करता है, वो आपका क्या कहलाता है? बायो एनर्जेटिक्स। अब हमारे कुछ लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जो कंसर्न है आपके एनर्जी से या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। तो बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पढ़ेंगे, वो आपके लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। तो पहला लॉ क्या कहता है हमारा? फर्स्ट लॉ क्या है आपका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट सेज दैट एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can be only transformed from one form to another. Next is your second law of thermodynamics, which says that universe always tends towards increasing disorder। कि हमारा जो ब्रह्मांड है हमेशा किसकी तरफ जाता है? जहाँ आपका डिसऑर्डर बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द स्टैंडर्ड स्टेट। तो हमने बात की डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर को हम मेजर करते हैं किसमें? एंट्रोपी। measure of disorderness is your entropy. Entropy of a substance increases with its volume। हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, BSc तक हमने पढ़ा है कि एंट्रोपी एक फंक्शन है वॉल्यूम का। तो एंड हम कह सकते हैं एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। अगर
एंट्रोपी वेरी करेगी कंसंट्रेशन के साथ, सो मस्ट फ्री एनर्जी भी, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. Thus, the free energy change of a chemical reaction depends on the concentration of both its reactants and products. तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एंट्रोपी आपका क्या है, फंक्शन है किसका, वॉल्यूम का. वॉल्यूम दैट इज वी कैन से दैट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन. तो अगर कंसंट्रेशन किसी केमिकल रिएक्शन की इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो आपकी एनर्जी चेंज, एंट्रोपी चेंज होगा, और अल्टीमेटली आपका फ्री एनर्जी चेंज होगा. वो भी एक फंक्शन होगा कंसंट्रेशन का. दैट मीन्स free energy change depends on the concentration of both the reactants and products. तो एक सब्सटेंस के लिए अगर हम फ्री एनर्जी चेंज और कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप देखें तो वो किस तरह से रहता है, जी ए बार माइनस जी ए नॉट बार इज इक्वल टू आर टी एल एन ए. जी ए बार क्या आपका पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी या फिर केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए. बार आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि पर मोल आपका क्वांटिटी है. जी ए नॉट बार दैट इज पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. आर इज योर गैस कांस्टेंट, ए इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है. तो किसी जनरल रिएक्शन के लिए अगर हम देखें जो है आपकी A plus B gives to C plus T, free energy change can be delta G is equal to C G bar C plus T G bar D minus, that is free energy of pro, uh, products minus free energy of the reactants. That is substitute. इन इक्वेशंस को, वैल्यूज को जब हम इक्वेशन 1 में करेंगे जहाँ जी ए बार माइनस जी ए नॉट बार था उसमें डालेंगे तो आपकी रिएक्शन क्या आ जाती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन सी टू द पावर सी in multiplied by concentration of d to the power d divided by concentration of a to the power a and concentration of b to the power b. जहाँ पे आपका डेल्टा जी नॉट क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन व्हेन ऑल इट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स. तो हम देखें अगर चेंज इन फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी है, वो आपके दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन द कंसेंट्रेशन पार्ट. तो पहला पार्ट क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यूज डिपेंड करती है सिर्फ, डिपेंड्स ओनली ऑन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, दैट इज इन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कि आपके रिएक्टेंट्स किस तरह के हैं. जबकि आपका जो सेकंड पार्ट है वो एक वेरिएबल टर्म है जो डिपेंड्स करता है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ऊपर. तो अगर कोई रिएक्शन देखें जहाँ पे आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं जी फॉरवर्ड एंड जी बैकवर्ड, फ्री एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड एंड फ्री एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड आर इक्वल. देयरफॉर डेल्टा जी क्या होगा, जीरो. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, तो ऊपर की एक्सप्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन अगर देखें ऊपर वाली एक्सप्रेशन, ये वाली एक वाली आपकी एक्सप्रेशन जो होगी उसमें अगर आप डेल्टा जी की जगह जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. के इक्विलिब्रियम क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम पे अगर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से इस इक्वेशन से हम, तो क्या हो जाएगा, एल एन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चला जाएगा. तो कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय आर टी. अब आपका के इक्विलिब्रियम कैसे वेरी करता है,
टेम्परेचर के साथ ही हम देख सकते हैं, अगर हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में हम ये अबव इक्वेशन पुट कर दें तो वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इस एक्सप्रेशन में हम डेल्टा जी नोट की जगह क्या रख सकते हैं, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। एल एन के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर। अगर इसको हम देखें तो ये किस टाइप की इक्वेशन है आपकी, दिस इक्वेशन करस्पॉन्ड्स टू अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू y is equal to mx plus c, where we have, if we plot a graph between y, that is ln k equilibrium, and x, that is 1/t, we will get a straight line graph with negative slope, because यहाँ आपका स्लोप क्या है, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर। स्लोप की वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, एंड दिस इज योर इंटरसेप्ट डेल्टा एच नॉट बाई आर। तो अ प्लॉट ऑफ एल एन के इक्विलिब्रियम वर्सेस, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ प्लॉट, जिसमें आपकी अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम वैल्यू देख लें तो हम डेल्टा एच और डेल्टा एस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, आइसोमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये कौन सी, ये एक रिएक्शन होती है आपकी जो ग्लाइकोलिसिस में होती है। अगर ये देखें, CH2OH C डबल बॉन्ड हो एंड दिस ग्रुप इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स इनॉल फॉर्म। तो अगर इक्विलिब्रियम पे हम देखें तो कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, दिस इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इज डिवाइडेड बाय डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। इक्विलिब्रियम पे अगर इनका रेशियो आता है आपका 0.0475 एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड pH इज इक्वल टू 7, तो आपका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, 0.0475। डेल्टा जी नोट अगर निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे, हमने पीछे पढ़ा था, क्या था, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log 10 के इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से जब इनको रखेंगे तो आपकी आ जाएगी वैल्यू प्लस 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। लेट अस कैलकुलेट डेल्टा। अब अगला है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट की, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की कंसंट्रेशन थी 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की वैल्यू थी 3 इंटू 10⁻⁻6। तो डेल्टा जी क्या होगा आपका, डेल्टा जी नोट हमने निकाला है ऊपर, दैट इज 1.8 किलो कैलोरी पर मोल प्लस 2.303 by RT log concentration of products by reactants। तो ये आ गया आपका -0.7 किलो कैलोरी पर मोल। Therefore, isomerization of dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate can occur spontaneously when these species are present at above concentration। ठीक है,
क्यों कह सकते हैं हम ऐसा? क्योंकि आपकी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो क्या है? नेगेटिव। इफ डेल्टा जी की वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, व्हाट डज इट मीन? दैट द इक्वेशन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो अगर अबोव स्टेटेड कंसंट्रेशन से अबोव कंसंट्रेशन होगी तो आपका क्या होगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी।